वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आपके लिए इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। जी हाँ, इस इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज के बीच का एक टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, जो कि आपके यूनिट टेस्ट 2 का टॉपिक है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के नोट्स प्रिपेयर करके लाया हूँ और इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी अपने एग्जामिनेशन में एक क्विक रिवीजन करने के लिए। एक समरी टाइप का आपको मिलेगा जिसमें कि आप पूरे इस एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन अपने एनसीईआरटी से आप जो पढ़ रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ से आप कंप्लीट एक आपको चैप्टर का मिल जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। व्हाट इज़ अ एनिमल हस्बेंड्री? आखिरकार एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है? तो देखिए, एनिमल हस्बेंड्री इज़ द प्रैक्टिस एम्प्लॉयड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट बाय लाइव स्टॉक। जी हाँ, उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इंक्रीज करना वही कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करता है? फीडिंग, ब्रीडिंग एंड द डिजीज कंट्रोल ऑफ लाइव स्टॉक एनिमल्स। मतलब हमें बेसिकली उनके फीडिंग में ध्यान देना होता है, उनके ब्रीडिंग में ध्यान देना होता है और जो भी डिजीज़ है उसको कंट्रोल करना होता है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ द एनिमल हस्बेंड्री, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में अराइज हो सकता है, तो जस्ट एक आपको क्लू बताना है कि एनिमल हस्बेंड्री साइंटिफिक मेथड होता है और जिसमें हम इंक्रीज करते हैं एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को बाय लाइव स्टॉक, मतलब उनका पालन करके। ठीक है, मतलब पालन मतलब उनका आप उनको पालते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, ये सब करके उनके प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना होता है। और इसमें बेसिकली ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल ऑफ लाइव स्टॉक। तो इस तरीके से आपका एक नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। तो आपको ये भी पता होगा कि एनिमल हस्बेंड्री में वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में अलग अलग करके दिए हुए हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं आपको कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या है आपके एनसीईआरटी में, तो वो है दोस्तों, पहला है कैटल फार्मिंग, जिसमें आप देखेंगे कि रेयरिंग ऑफ काउज एंड बेफेलोज फॉर देयर मिल्क। ठीक है, दूसरा है पोल्ट्री फार्मिंग, उसमें क्या है? रेजिंग फॉल्स एंड देयर एग्स एंड मीट, मतलब एग के लिए और मीट के लिए उनकी रेयरिंग की जाती है। तीसरा है एपीकल्चर, दैट इज बी कीपिंग, दैट इज फॉर देयर हनी एंड वैक्स। जो कॉमर्शियल वैक्स बनते हैं वो भी बी हाइव से ही निकलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फिश फार्मिंग, दैट इज कैप्चरिंग एंड कल्चरिंग ऑफ फिश फॉर देयर मीट। उनके मीट के लिए हम क्या करते हैं? कल्चरिंग करते हैं या कैप्चरिंग करते हैं। ये आप डिफरेंस भी आप देखोगे कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशिंग का, मैं आपको बाद में बताऊंगा। नाउ चलिए, एडवांटेज क्या है एनिमल हस्बेंड्री का? सबसे बेस्ट एक मतलब टॉपिक इसका यही है कि एडवांटेज क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री का। क्या हम एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं तो उससे एडवांटेज क्या क्या हो रहा है? तो देखिए लिखा हुआ है कि एज एनिमल हस्बेंड्री इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स, इट सर्व्स मैनी यूज ऑफ फॉर ह्यूमन बींग्स। पहला है इट हेल्प्स इन एनहाइजिंग मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है ये, अगर हम एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक मेथड से कर रहे हैं तो। इट इंक्रीजेस एग प्रोडक्शन, अगर हम पोल्ट्री बर्ड्स का कर रहे हैं तो। इट इंक्रीजेस मीट प्रोडक्शन, पोल्ट्री बर्ड्स एज वेल एज फॉर द फिश, दोनों के लिए होता है। इट इंक्रीज फिश प्रोडक्शन, फिश की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। और इट हेल्प्स इन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, अगर हम प्रॉपरली इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे अगर हम इसको करते हैं एनिमल हस्बेंड्री का, तो आप देखेंगे कि जो इसके वेस्ट भी निकलते हैं, जैसे काउ डक केक भी हो गया, तो वो भी जो निकलता है उसका भी हम एक ऑर्गेनिक फार्म्स में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने हर चीज़ से एनिमल हस्बेंड्री के प्रोसेस से हमने हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक एक प्रोसीजर से हमने इसका यूज़ किया हुआ है। ठीक, तो ये इसका एडवांटेज होता है। नाउ अगर मैं बेसिकली कैटल फार्मिंग की बात करूं तो कैटल क्या होते हैं? यू नो ना बेटर ना, व्हाट आर कैटल्स? कैटल्स आर द 4 फुटेड एनिमल्स, जिनके 4 हाथ पैर होते हैं। आप पीछे डायग्राम भी देख रहे होगे, ये सारे कैटल्स में आते हैं। तो इनकी फार्मिंग करना ही क्या कहलाता है? कैटल फार्मिंग कहलाता है। अब कैटल फार्मिंग में बेसिकली आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट है वो ये देखिए। कैटल फार्मिंग, अ कैटल फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग कैटल्स बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर रेजिंग लाइफ स्टॉक, मतलब उनकी रेयरिंग करना, कैटल्स की रेयरिंग करना, जिससे कि हम उनको उस तरह की सुविधाएं दे सकें और उनके लाइफ स्टॉक को बढ़ा सकें। ठीक है, तो यही कहलाता है कैटल की फार्मिंग करना। खेती नहीं बोल रहे हैं, मतलब गाय और भैंसों की खेती नहीं करने को बोल रहा है, उनकी रेयरिंग करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब लाइव स्टॉक में क्या क्या आता है देखिए। लाइव स्टॉक इंक्लूड्स डोमेस्टिकेशन ऑफ काउ, बफेलो, शीप, गोट, पिग, etc। अब देखिए ये सारे 4 फुटेड एनिमल्स हैं ना, काऊ भी है, बफेलो भी है, शीप भी है, गोट भी है, पिग्स भी है, आपके यहाँ पे हॉर्स भी आएंगे, आपके कैमल भी आएंगे, आपके डोंकी भी आएंगे, जितने भी 4 फुटेड एनिमल्स हैं सब यहाँ पे आएंगे।
ठीक है। द कैटल्स फार्मिंग इज कैरिड आउट टू रेज काउस एंड बेफेलोज एज ए इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक। लेकिन हम कैटल फार्मिंग में इन्हीं दोनों की बात करेंगे जो ये दो इंपॉर्टेंट हैं। अब इनके भी दो मेजर स्पीसीज हैं, दैट इज इंडियन कैटल्स, दैट इज बॉस इंडिकस जिसको काऊ कहते हैं, और बॉस बुलिस जिसको हम बफेलो कहते हैं। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब इस कैटल में भी दो वैरायटी होती हैं। पहला होता है मिल्च एनिमल और दूसरा होता है ड्रॉट एनिमल्स। मैं इसको डिफरेंस फॉर्म में भी आपके सामने इसको लेके आऊँगा बाद में। अभी आप देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी एंड कैटल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मेनली मिल्च एनिमल एंड ड्रॉट एनिमल्स। फर्स्ट क्या है? मिल्च। द मिल्च एनिमल और डेयरी एनिमल्स, मिल्च को ही क्या कहते हैं? डेयरी एनिमल्स कहते हैं। वो प्रोड्यूस करता है मिल्क। Males of this type are not used for working on farms. अब वो जो मेल पार्ट होता है मिल्च एनिमल का, उनका जो मेल पार्ट्स होते हैं वो इसमें तो प्रोड्यूस करेगा नहीं मिल्क, तो उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? उनको यूज़ करते हैं फार्म में। ठीक है। सिमिलरली जो ड्रॉट एनिमल्स हैं, ड्रॉट एनिमल्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द एग्रीकल्चर वर्क्स लाइक टिलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। जी बताया था ना आपको, जो वहाँ पे मेल है वो वहाँ यूज़ ना होके यहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें टिलिंग करने में भी, इरिगेशन के जितने भी प्रोसेस होते हैं या कार्टिंग करने में भी उनका यूज़ करते हैं। काउज बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरीज आर पुअर मिल्क हेल्डिंग वराइटीज़। अगर कुछ काउस को भी हम ड्रॉट एनिमल्स में लाते हैं, क्यों लाते हैं? क्योंकि वो उनकी जो फूड, अरे जो उनका मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है या जो भी वैराइटीज़ हैं वो क्या है, बहुत कम होती है। तो जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, दे टर्न द मिल्च एनिमल इनटू द ड्रॉट एनिमल्स। वो अकॉर्डिंग टू द नीड होता है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि जो कैटल्स हैं उनकी भी दो डिफरेंट वैराइटीज़ है, एक मिल्च है और एक क्या है, ड्रॉट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैटल्स को दो डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। डिफरेंस भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से आप देखिएगा। अब जब आपने यहाँ तक देख लिया तो आपके पास एक टॉपिक आया है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर द कैटल फार्मिंग। अब हम कैटल फार्मिंग का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं प्रॉपरली, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर कैटल इंक्लूड्स क्लीनिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी क्लीनिंग, फिर है शेल्टरिंग जो आप रहने और उनका व्यवस्था करते हैं, और चौथी मतलब तीसरी है फीडिंग। मतलब क्लीनिंग, शेल्टरिंग एंड फीडिंग, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला आता है कि द क्लीनिंग इन्वॉल्व्स पीरियोडिक वॉशिंग टू गेट रिड ऑफ डर्ट एंड लूज हेयर। मतलब हमें गाय को या भैंस को अपनी, या गोट है, जो भी हमारे पास कैटल है, उनको हम पीरियोडिकली हमें धुलाई करनी होती है, उनको नहलाना पड़ता है, जिससे कि कुछ भी डर्ट अगर चिपकी हुई हैं तो, और जो लूज हेयर्स हैं वो दे आर ऑल वॉश्ड अवे विद द फ्लो ऑफ वाटर। तो इस तरीके से उनकी हमें क्लीनिंग करनी होती है, वरना वो क्या होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और धीरे धीरे करके उनका मतलब ये डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ सेकंड है शेल्टर फैसिलिटी इंक्लूड वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड विच प्रोटेक्ट कैटल्स फ्रॉम रेन, कोल्ड एंड सन। इस तरीके से हमें शेल्टरिंग करनी है, जो कि हमें उन काऊ को इस तरीके से शेल्टर देना है कि वो उनको रेन से, मतलब बारिश से, ठंड से और गर्मी से, इन तीनों मौसम में उनको वो बचा सकें। ठीक है। अगर थर्ड वाला देखें सी, कि फीडिंग ऑफ कैटल्स इंक्लूड सप्लाई ऑफ अनकंटामिनेटेड एंड बैलेंस डाइट। मतलब उनको इस तरीके से खाना देना है या पानी देना है कि जो उनको नुकसान ना करे, और बैलेंस डाइट भी देनी, ज़्यादा भी नहीं खिलाना, कम भी नहीं खिलाना। ठीक है, इस तरीके से। अब जब खाने की बात हुई है तो एनिमल फीड आर द टू टाइप्स, मेनली रफेज फीड एंड द कंसनट्रेट फीड। अब ये रफेज और कंसनट्रेट क्या होता है ये देखिए। रफेज फीड कंटेन्स हाई फाइबर कंटेंट एंड प्रोवाइड एनर्जी, जिसमें कि फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है और एनर्जी ज़्यादा मिलती है। इट कंप्रोमाइजेज फॉडर ग्रासेस, सैलेज एंड लिग्यूम्स रिच इन फाइबर्स। ये कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, रफेज में क्या क्या, वो सैलेज, लिग्यूम रिच ज़्यादा होता है। ठीक है। अब कंसनट्रेट फीड क्या होता है? कंसनट्रेट फीड इज अ मिक्सचर ऑफ सीरियल्स, सीड्स एंड ऑयल सीड केक रिच इन प्रोटीन कंटेंट। अब रफेज में फाइबर्स कंटेंट ज़्यादा होता है, जो एनर्जी मिलती है, और इसमें क्या है, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है कंसनट्रेट में। दिस टाइप ऑफ फीड इज ईजिली डाइजेस्टेबल एंड इट्स हेल्प द एनिमल इन इंक्रीजिंग बॉडी वेट। मतलब उनके बॉडी की वेट को बढ़ाने में ये प्रोटीन हेल्प करता है, और ये ईजिली डाइजेस्टेबल भी है। तो अगर बेटा आपके लिए एक क्वेश्चन आएगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रफेज फीड एंड द कंसनट्रेट फीड फॉर द कैटल एनिमल्स, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इनमें फाइबर्स कंटेंट होता है, इनमें प्रोटीन कंटेंट होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं लेवल, और इट प्रोवाइड द बॉडी वेट। ठीक
ठीक है, ये डाइजेस्टेबल है, ये भी मतलब ये लेस डाइजेस्टेबल होता है, ये डाइजेस्टेबल होता है। इसमें इंक्लूड होता है फॉडर, सैलेज एंड लेग्यूम। और इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन रिच है, इसमें इंक्लूड होता है सीरियल्स, सीड्स एंड ऑयल सीड्स। तो इस तरीके से आप दोनों का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको बाद में ये भी डिफरेंस कराऊंगा। नाउ थर्ड क्या है, कैटल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज। ठीक है, डिजीज इन कैटल्स आर कॉज्ड बाय बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पैरासाइट्स। अब डिजीज भी दो तरीके की होती है, जो पैरासाइट्स हैं, जो कीड़े हैं, वो पेट में भी जाते हैं और एक्सटर्नल मतलब स्किन पे भी चिपकते हैं। तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स लिव ऑन द स्किन एंड कॉज स्किन डिजीज। इंटरनल पैरासाइट्स अफेक्ट द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल पार्ट्स। तो ये इंटेस्टाइनल पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है, साथ साथ स्टमक को भी अफेक्ट करता है। कौन? इंटरनल पैरासाइट। और एक्सटर्नल वो स्किन को अफेक्ट करता है और हमको प्रोवाइड करता है, मतलब कैटल्स को प्रोवाइड कराता है स्किन डिजीज। तो उन कैटल्स को ये डिजीज से भी हमें प्रोटेक्ट करना होता है। अब हमें प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब किस तरह का ध्यान देना है, तो लिखा हुआ है सर्टेन प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर डिजीज इन द एनिमल्स आर लिस्टेड। फर्स्ट क्या है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डेड एनिमल्स एंड एनिमल वेस्ट। अगर कोई एनिमल डेड हो जाता है या एनिमल का जो वेस्ट है उसका प्रॉपरली हमें डिस्पोजल करना है, नहीं तो उसके बैक्टीरियाज फिर जो नेबर्स एनिमल्स हैं उनके बॉडी पे भी हैंगओवर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा शेल्टर शुड बी क्लीन। उनके जो शेल्टर्स जहाँ पे उनको रहने का स्थान है वो क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ी सी भी उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। पीरियोडिक विजिट ऑफ वेटरनरी फिजिशियन टू चेक द एनिमल्स। ठीक है, जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है वेटरनरी का, वो भी उसको प्रॉपर विजिट होनी चाहिए। तीसरा मतलब लास्ट क्या है, हाइजीनिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। उनकी हाइजीनिक मैनेजमेंट करनी है, एनिमल्स की भी उनके प्रोडक्ट की भी। तो इस तरीके से आप डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे आपको कि लैक्टेशन पीरियड क्या है और साथ साथ क्रॉस ब्रीडिंग क्या है और क्रॉस ब्रीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर मेरा आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।